स्वर बिना किसी अवरोध के जिसका उच्चारण होता है वह स्वर कहलाता है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर की परिभाषा और इसकी संख्याओं के बारे में मैंने पूरी वर्णमाला पहले वीडियो में बना लिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो स्वर की यहाँ पर मैंने उच्चारण किया ई। यहाँ पर इसका उच्चारण छोटा, इसका उच्चारण बड़ा। ऐसा ही उ और ऊ पर होता है। ऐसा क्यों होता है इसे हम इस प्रकार समझते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, अर्थात किसी भी प्रकार के स्वरों से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, वह कहलाता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, अर्थात इसकी उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय लगता है। इसकी संख्या देखिए क्या कितनी है, 4 दी गई है। अ, ई, उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब लघु की तरह। दीर्घ स्वर किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से बनता है। जैसे देखिए अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ। इसी प्रकार ये भी है। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर को जब मिला दिया जाता है तो दीर्घ स्वर बनता है, या ह्रस्व स्वर में मूल स्वर को मिला दिया जाता है। जैसे कि ये ह्रस्व स्वर है और ये वाला देखिए ये कौन सा है, दीर्घ स्वर है, मूल स्वर। ये मूल स्वर और ये ह्रस्व, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, आय बनता है। अ धन ए बराबर आय। तो जब मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिला दिया जाता है तब दीर्घ स्वर बनता है। तीसरा है प्लुत, जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगे। इसके उच्चारण में 1 गुना समय लगता है, इसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है और प्लुत के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। तो 1 गुना समय ह्रस्व स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर 2 गुना समय द्विमात्रिक, प्लुत जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगे त्रिमात्रिक भी कहते हैं। जैसे कि ये देखिए ओम, हम कैसे पहचानेंगे कि इसे प्लुत कहा जाता है। तो इसका सबसे सरल पहचान है ये, जो हिंदी के 3 की तरह ऐसा दिखाई दे तो उसे आप पहचानिएगा कि वो किसके अंतर्गत आता है, प्लुत के अंतर्गत आता है। इसमें आपको याद रखने में समस्या जाएगी, उसे मैं पहले क्लियर करता हूं। अ, ई, उ, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है। आपको पता है कि मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजन की मात्राएं नहीं होती है। तो स्वर में भी देखिए इसमें कहीं पर भी कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसका मात्रा बनेगा, यहाँ पर ये मात्रा बनेगा, यहाँ पर ये मात्रा की तरह निकलता है, यहाँ पर ये मात्रा की तरह निकलता है, यह मात्रा की तरह बनता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि जिनमें मात्रा की तरह निकल जाए वह क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। ऐसा आप पहचान की तरह रख सकते हैं। इसके बाद में है अनुनासिक। अनुनासिक का पहचान चिन्ह है चंद्रबिंदु। इसका उच्चारण मुंह और नाक से होता है। हमारा जो उच्चारण करते हैं वह मुख से ही होता है, और मुख के जिस हिस्से से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। हमारे मुख और कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत नाक का भी होता है। इस प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। कंठ, तालु जो दांत का ऊपरी और निचली हिस्सा है, दांत के निचले हिस्सा और ऊपरी दांत के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, दंत मतलब दांत, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब हुआ ओंठ, और फिर 6वां होता है
नासिका। इस प्रकार 6 उच्चारण स्थान होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। नासिका माने की नाक। तो अनुनासिका का उच्चारण स्थान किससे होता है? मुंह और नाक से। तो यहाँ पर जो आवाज निकलती है, हवा की तरह जो ध्वनि निकलती है, वह ज्यादा मुंह से होता है, नाक से कम होता है। अर्थात अनुनासिका का उच्चारण स्थान ज्यादातर कहाँ से होता है? मुंह से होता है, नाक से कम होता है। ठीक, जैसे हम अनुनासिका, इसका कोई शब्द लें तो जैसे हम शब्द ले सकते हैं गांव, गांव लिख सकते हैं, और दांत भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है वह क्या है? अनुनासिका है। इसके बाद में है अनुस्वार। इसका जो उच्चारण है वह नाक से, नाक अर्थात नासिका से, तथा स्वर के बोले जाने वाला, स्वर के यहाँ पर बाद रहेगा, यहाँ पर बाद रहेगा। इसका तात्पर्य है कि अनुस्वार अर्थात जो अंग की मात्रा है, ये अंग की मात्रा का उच्चारण स्वर के बाद होता है, व्यंजन के बाद नहीं होता। जैसे देखिए अंगूर, अंगद, कंकड़। ये तो आपको पता चल गया कि अनार का अ स्वर है, परंतु यहाँ पर क तो व्यंजन है। तो आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो वहां पर आपको पता होगा कि जब स्वर जो है अकेला चलता है तो उसका कोई अवरोध नहीं होता, परंतु व्यंजन बिना स्वर के नहीं चलता। तो क का यदि हम विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से ये विच्छेद होगा। तो ये जो अ है, इसके बाद लगता है आपका अंग की मात्रा। तो इस प्रकार से जो अनुस्वार है, जो अंग की मात्रा है, ये उसका चिन्ह है, ये जो है हमेशा स्वर के बाद ही आता है। तो इस प्रकार जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान नाक से होता है, नासिका से होता है। ये कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ से नहीं होता। उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिका है। मुंह से कम होता है, नाक से उसका उच्चारण ज्यादा किया जाता है। और ये किसके बाद बोला जाता है? तो स्वर के बाद। जैसे कि आप लिखते हैं पंखा, तो पंखा जो है, ये जो प है वो व्यंजन जरूर है, परंतु जब यदि हम उसे विच्छेद करेंगे तो वो इस तरीका से अलग होगा। तो उसमें भी अनार का अ स्वर जो है जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार उसके बाद इस अनुस्वार का उच्चारण होता है। अगला है निर्नुनासिका। अगला क्या है? निर्नुनासिका। हमारे मुख से बिना ये अनुस्वार और अनुनासिक की जुड़े हुए जो शब्द निकलते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? निर्नुनासिक के अंतर्गत आते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाला शब्द, इसका है केवल मुंह से बोले जाने वाले शब्द, जैसे इधर, उधर, आप, अपने, आना, जाना, खाना, पीना, ये सारे शब्द क्या हैं? निर्नुनासिका के अंतर्गत आते हैं। चौथा है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह यह है, उच्चारण स्वर के बाद होता है। जिस प्रकार यहाँ पर जो निर्नुनास अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक से है, परंतु उसका जो है बोले जाने वाला स्वर के बाद है। यहाँ पर भी उसी तरह विसर्ग स्वर के बाद बोला जाता है। जैसे देखिए पयः, पान। तो ये जो यह है वो यह व्यंजन है, परंतु यदि हम उसका विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद किया जाता है, तो वो इस तरीका से अलग होगा, य धन अ। तो अ के बाद ये लगा है, य के बाद नहीं। उसी प्रकार से दुख है, और भी शब्द आते हैं, अतः, क्रमशः इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। ये ह की तरह उच्चारण होता है। ये जो विसर्ग है ह की तरह उच्चारण होता है, और अधिकतर संस्कृत में इसका प्रयुक्त होता है। हिंदी में इसका जो प्रयुक्त है वो बहुत ही कम है। ये प्रायः धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। यदि आपको कुछ भी चीज समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।